आवाज जा रहा है सभी के पास? और किन्हीं को जुड़ना है क्या, या वेट करे? ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ना, सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे सॉलिड स्टेट होता क्या है ना, तो कितने टाइप का स्टेट होता है, कोई भी सब्सटेंस है कितने टाइप का स्टेट होता है ना? कोई भी सब्सटेंस है जो हम लोग के इन्वायरमेंट में बोलिए या हम लोग के सराउंडिंग में बोलिए, कितने टाइप का सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है? हाँ, 3 टाइप का होता है ना? लिक्विड होता है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड थर्ड सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मेनली जो है सब्सटेंस है कितना स्टेट है, 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो 11th क्लास 11th में पढ़ना होता है गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट पढ़ना होता है, कुछ लिक्विड स्टेट के बारे में भी पढ़ना है। क्लास 12th में पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। तो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम सब्सटेंस जो है किस कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो हम लोग के इवेंट के चारों ओर हम लोग में है, इन्वायरमेंट में है, हम लोग के घर में प्रेजेंट होता है, तो मैक्सिमम कौन से स्टेट में होता है? मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में ही होता है ना? जो भी सब्सटेंस देखिए अपने चारों ओर, मैक्सिमम आपको देखेगा सारा क्या है, सॉलिड स्टेट में ही है। लिक्विड स्टेट में बहुत कम होता है ना? लिक्विड स्टेट में हम लोग देखते हैं क्या है, वाटर है, वाइल है ना, ये सभी है। और सोल और जो भी सब्सटेंस हम लोग के अपने चारों ओर देखते हैं, तो मैक्सिमम सब्सटेंस किस फॉर्म में दिखता है, सॉलिड स्टेट में ही दिखता है, सॉलिड फॉर्म में ही दिखता है। तो हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे आज, सॉलिड स्टेट, क्लास 12th का सॉलिड स्टेट है। ठीक है, हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है फ्लूइड्स के बारे में दिया हुआ है ना, बता रहा है जो 11th में पढ़े हुए हैं वो सब बता रहा है इसमें, फ्लूइड्स हम लोग किसको बोलते हैं, फ्लूइड किसको बोलते हैं, है ना? फ्लूइड्स में क्या क्या आ जाएगा, वो सभी सब्सटेंस आता है जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, वो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स। फ्लो कौन कौन सब्सटेंस करता है, लिक्विड भी फ्लो करता है ना? लिक्विड भी फ्लो करता है, गैस भी क्या करता है, फ्लो करता है। ये दोनों सब्सटेंस जो है क्या करता है, फ्लो कर सकता है। तो फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा, लिक्विड भी आ जाएगा, लिक्विड स्टेट वाला भी आ जाएगा, और गैसियस स्टेट भी, सारा दोनों आ जाएगा फ्लूइड्स में। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल गया फ्लूइड्स का, देखिए यहाँ, है ना? द लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स, मतलब द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सॉलिड। सॉलिड्स किसको बोलेंगे?
सॉलिड्स में क्या होता है कि जो उसका पार्टिकल्स होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वह क्या होगा, अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहता है, फॉलो नहीं करेगा, है ना, एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएगा। जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड होता है, इसीलिए तो वो सॉलिड बना हुआ रहता है। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई पार्टिकल्स क्या होगा, अपने पोजीशन से अगर मान लीजिए कि फ्लो करना शुरू कर देगा, फिर तो वो सॉलिड नहीं रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होता है ना, अपने पोजीशन पे फिक्स रहते हुए फिर भी क्या करता है, ऑसिलेट करता है अपने पोजीशन पे, है ना। ऑसिलेट करने का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है, ठीक है, अपने पोजीशन पे क्या करता है, ऑसिलेट करते रहता है, ठीक है, या जिसको बोलते हैं कि वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है, ऑसिलेट बोलिए या टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, अपने पोजीशन पे क्या होगा, अपने पोजीशन से आगे जाता है, फिर वापस अपने पोजीशन पे आएगा, फिर पीछे चला जाएगा, फिर यही क्या होता है, बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन या टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है कि सब कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होता है और क्या करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है, अपने मीन पोजीशन के दोनों साइड क्या करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है या वाइब्रेट करते रहता है। अब बताइए कि जो भी अगर लिक्विड है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड है, वो लिक्विड क्यों है, ठीक है, क्या रीजन है कि वो लिक्विड है। दूसरा, अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है, गैसियस सब्सटेंस है, वो गैसियस फॉर्म में क्यों है। थर्ड, अगर कोई सॉलिड है, वो सॉलिड फॉर्म में क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, है ना, इसके पीछे क्या रीजन है। क्या क्या रीजन हो सकता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड है, मान लीजिए लिक्विड है, तो लिक्विड क्यों है वो, क्या रीजन है कि लिक्विड होने का, सॉलिड होने का क्या रीजन है। सर सॉलिड होने की वजह ये है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है और स्पेसेस बहुत कम होता है। हाँ, है ना, दो फैक्टर है जिसपे क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस का स्टेट डिसाइड होता है ना, दो फैक्टर है, मेनली दो फैक्टर है, वैसे फैक्टर तो बहुत सारा हो सकता है जिसपे क्या हो, कोई भी सब्सटेंस का स्टेट डिसाइड होता है, लेकिन मेनली जो है दो फैक्टर है ना, मेनली क्या है, दो फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। दूसरा फैक्टर क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंथाल्पी, है ना, दो फैक्टर है, एक है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है इंथाल्पी। तो सॉलिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और इंथाल्पी क्या होना चाहिए, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो इंथाल्पी है, इंथाल्पी मतलब होता है हीट या एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एनर्जी, इंथाल्पी मीन्स क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी मतलब सब्सटेंस को सॉलिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इंथाल्पी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इंथाल्पी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, एनर्जी लेस होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा, तभी जाकर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए, अगर दोनों का बैलेंस नहीं है फिर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है,
तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? सॉलिड में होता है। इसी कारण क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी क्या होता है, बहुत कम होता है सॉलिड स्टेट में, है ना। इसीलिए क्या होता है कि जो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अपने पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है ना, ऑसिलेट कर सकता है, फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या था, इंथाल्पी। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका इंथाल्पी लेस होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं सॉलिड स्टेट, क्या स्कोप है सॉलिड स्टेट पढ़ने का? सॉलिड स्टेट पढ़ने का स्कोप ये है कि आगे जाकर हम लोग को क्या है, देखिए अभी हम लोग सेमीकंडक्टर भी पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर भी यूज करते हैं, है ना। एक ऐसा सॉलिड है ना, ऐसा सॉलिड है जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, टेम्परेचर को हम लोग हाई भी कर देंगे तो भी ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो आगे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर बोलते हैं, है ना, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जैसे सेमीकंडक्टर बनाना है वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, है ना। एक ऐसा जैसे सुपर कंडक्टर है वो भी क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, करंट पास हो सकता है। ठीक है, हम लोग ऐसे सॉलिड को हम लोग आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में जाके हम लोग बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे भी क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये बहुत सारा स्कोप है इसमें, इसीलिए हम लोग मेनली सॉलिड स्टेट के बारे में अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए, यहाँ से हम लोग को पता चल गया इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है ना। यूनिट सेल मतलब कि जैसे हम लोग का बॉडी का होता है ना यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है ना, उसी तरह कोई भी सॉलिड का जो यूनिट सेल होगा, मतलब कि जो बार बार रिपीट होकर वह सॉलिड बना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, वो पढ़ेंगे। फिर पैकिंग इफिशियंसी पढ़ना है इसमें, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग को पढ़ना इम्प्यूरिटी, है ना। ये मेन 4 टॉपिक है जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, उससे भी पहले देख लीजिए कि अब सॉलिड का मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हम लोग को देखने को मिलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है सब्सटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी सॉलिड होगा तो उसका क्या होना चाहिए, मास डिफिनिट होना चाहिए, मतलब मास फिक्स्ड होता है, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा और कुछ ना कुछ शेप भी होगा। ठीक है, तो मतलब कि सॉलिड के पास क्या होगा, डेफिनिट शेप होगा, वॉल्यूम होगा और मास भी होगा डेफिनिट। सेकेंड क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए या लेस होना चाहिए, है ना।
थर्ड क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे क्या है कि वो सॉलिड बना हुआ है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, अपने मेन पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकता है या वाइब्रेट कर सकता है ना। थर्ड क्या है कि वो रिजिड होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, फिर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। रिजिड मतलब क्या होता है कि शेप इसका भी मतलब वही होता है कि इसका भी शेप चेंज नहीं होगा, रिजिड होता है ना, शेप चेंज नहीं होगा, है ना, शेप चेंज नहीं होगा। ये 5 प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि ये सॉलिड है या कोई दूसरा स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट क्या है, हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर शॉर्ट, intermolecular distances are short, intermolecular force are strong, constituent particles can vibrate about their mean position, they are incompressible and rigid। ठीक है, ये सभी याद रखिए, याद रखिएगा ये सभी सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टी है। सभी लोग 12th में ही है कि अभी 12th का एग्जाम दे चुके हैं? अच्छा, दे चुके हैं, तो नीट के लिए करना है ना। हाँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप्स का होता है? तो मेनली जो सॉलिड है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड जो है मेनली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा क्या होगा, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, एमोर्फस सॉलिड है। So on the basis of arrangement of constituent particles, there are 2 type of solid. First is crystalline solid and second is amorphous solid। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्रिस्टलाइन में क्या होगा, एमोर्फस में कैसा सॉलिड होगा, है ना। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे? ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो भी अरेंजमेंट पार्ट कंस्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट होगा, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा, वो एक का खास पैटर्न जो होगा वो बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। वो बार बार क्या होगा, वो लॉन्ग मतलब कि लॉन्ग ऑर्डर में रिपीट करेगा, एक खास पैटर्न। मतलब कि इसमें जो एक होगा रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न ऑफ पार्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न, वो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे थे ना, पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होता है, एक खास पीरियड के बाद रिपीट होता है, पढ़े हैं ना। पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़े हैं, जो एलिमेंट होता है ना। जैसे मान लीजिए अब क्या है, लिथियम है, लिथियम के बाद क्या आना है,
इसके नीचे आएगा सोडियम। ठीक है, तो लिथियम के बाद कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट, मतलब कि 7 एलिमेंट है। 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आने वाला है सोडियम, उसका प्रॉपर्टी किससे मिलने वाला है? लिथियम से मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक खास पीरियड के बाद, है ना, एक खास पीरियड के बाद क्या होता है, जो एलिमेंट आता है उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी सिमिलर हो रहा है। सेम यहाँ भी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक खास तरह का पैटर्न, है ना, उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, वो रेगुलर पैटर्न क्या होगा, पीरियोडिकली अरेंज रहेगा। ठीक है, पीरियोडिकली अरेंज रहेगा, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, देखिए इसमें। तो नीचे में देखिए कितना रिंग दिख रहा है, 3 रिंग दिख रहा है। ये मिडिल में कितना रिंग दिख रहा है, 2 रिंग दिख रहा है। फिर जो थर्ड हम लोग का जो लेयर आया, इसमें कितना रिंग वापस आ गया, 3 रिंग वापस आ गया। इसके बाद जो फोर्थ लेयर आने वाला है, उसमें कितना रिंग रहेगा, 2 रिंग रहेगा, है ना। देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि एक खास, है ना, एक के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ये कहाँ तक चलेगा, ये लॉन्ग ऑर्डर तक चलता है। ठीक है, लॉन्ग ऑर्डर तक ये रिपीट होते रहेगा। ये खास प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का? ठीक है, मेन तो इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट नंबर, जैसे क्वार्ज। ठीक है, क्वार्ज। दूसरा क्या हो जाएगा, जो हम लोग सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएगा, मेन एग्जाम्पल हो जाएगा। ये याद रखना है मेनली नीट के लिए, है ना, क्योंकि नीट के लिए पूछ सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा। और भी हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। क्वार्ज है मेन इसमें दिया हुआ, और सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एमोर्फस। एमोर्फस मीन्स क्या होता है? एमोर्फस मीन्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एमोर्फस मतलब होता है नो नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर होगा ही नहीं उसमें, या नो फॉर्म, है ना। एमोर्फस मीन्स क्या होता है, नो फॉर्म। तो जिसमें क्या होगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो अरेंज तो होता है ना, एक पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज तो होता है, लेकिन वह पैटर्न का जो ऑर्डर होता है वो बहुत लॉन्ग नहीं होता है, मतलब शॉर्ट ऑर्डर होता है अरेंज। ठीक है, शॉर्ट ऑर्डर में अरेंज होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग को कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक हेक्सागोन टाइप का दिख रहा है ना। ये हेक्सागोन कहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर आगे जाके यहाँ पे रिपीट होने वाला था लेकिन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो एक खास तरह का पैटर्न जो है वो ज्यादा लॉन्ग रेंज तक नहीं जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, मतलब कोई स्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें कोई खास तरह का पैटर्न रिपीट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड, जिसमें खास तरह के पैटर्न हम लोग को बार बार देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें एक खास तरह का पैटर्न हम लोग को रिपीट नहीं देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है, क्वार्ज ग्लास। ठीक है, क्वार्ज ग्लास। क्वार्ज क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल था, लेकिन क्वार्ज ग्लास किसका एग्जांपल है, क्वार्ज ग्लास जो है एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, ये याद रखना है।
देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जो एमरफस सॉलिड का जो भी स्ट्रक्चर है ना, एमरफस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर दिख रहा है, लिक्विड से, है ना। लिक्विड स्टेट का जो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उससे क्या हम लोग को दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है एमरफस सॉलिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे जाकर हम लोग को पढ़ना है कि एमरफस सॉलिड को हम लोग को क्या बोल सकते हैं, प्योर सॉलिड नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, है ना। तो इसको हम लोग एमरफस सॉलिड को क्या बोल सकते हैं, स्यूडो सॉलिड, है ना। प्योर सॉलिड तो नहीं है ये। और भी इसका नाम बोल सकते हैं, है ना, सुपर कूल्ड सॉलिड, है ना, सुपर कूल्ड सॉलिड। सुपर कूल करने का मतलब क्या, कोई भी मान लीजिए लिक्विड स्टेट है उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग उसको क्या करते हैं, कोल्ड मतलब कि कूल कर देते हैं, तब जाके वो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो हम लोग एमरफस सॉलिड को क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोल सकते हैं या सुपर कूल्ड सॉलिड बोल सकते हैं। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो भी सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स क्या समझते हैं हम, पता है शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब क्या है, आइस का एग्जांपल ले लेते हैं। आइस को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, है ना। आइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये आइस क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, है ना। डायरेक्टली किस में कन्वर्ट में हो जाएगा, वाटर में, मतलब लिक्विड स्टेट में, है ना। लिक्विड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। इसका बीच का स्टेट कोई भी नहीं होता है ना। आइस क्या था, सॉलिड स्टेट में था, है ना। हम लोग जो ऐसा सॉलिड, जिस सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसी को हम लोग बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स क्या हो गया, कि बीच में कोई भी स्टेट नहीं होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड के स्टेट के बीच में कोई भी स्टेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई एक ऐसा सॉलिड होगा, ठीक है, कोई एक ऐसा सॉलिड होता है, जस्ट एग्जांपल मान लीजिए प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक। प्लास्टिक को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पे क्या होगा, सबसे पहले ये क्या होता है, मोल्टेन स्टेट में आएगा, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में आएगा मतलब पहले सॉफ्ट होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये और भी हीट करेंगे तब जाके ये लिक्विड स्टेट में आएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली मतलब प्लास्टिक जो होता है वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। पहले क्या, ये क्या होगा, मोल्टेन स्टेट में आएगा, फिर हम लोग फर्दर हीट करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, प्लास्टिक को, प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। और जिसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा वह क्रिस्टलाइन सॉलिड भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया,
कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, शार्प होगा, मतलब वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और जो एमोर्फस सॉलिड होगा वो क्या होगा, सबसे पहले सॉफ्ट होगा, मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट होगा, फिर देन हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, तब जाके वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प किसका होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम लोग एमोर्फस सॉलिड को हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होता है, वो मोल्टेन स्टेट में आता है ना, मोल्टेन स्टेट में आएगा। मोल्टेन स्टेट में आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जिस शेप में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा। है ना, हम लोग इजीली उसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं कोई भी शेप में। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग का एमोर्फस सॉलिड होगा उसको सीडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कौन से सॉलिड को हम लोग सीडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड को। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं, सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, मतलब इस ये ऐसा लिक्विड है जिसको क्या कर दिया कि बहुत ज्यादा कूल कर दिया गया है ना, इतना ज्यादा कूल कर दिया कि वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ठीक है, फिर दूसरा प्रॉपर्टी है कि एमोर्फस सॉलिड क्या होगा, आइसोट्रोपिक इन नेचर होगा। आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है, आइसो मीन्स क्या होगा, सेम। आइसो मीन्स क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि हम लोग एमोर्फस सॉलिड है, जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल। ठीक है, ये फिगर में देखिए, फिगर पॉइंट 1.2 में देखिए, इस फिगर में तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जब जा रहे हैं ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ए टू बी, और दूसरा है सी टू डी जा रहे हैं, क्या दोनों डायरेक्शन में बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट है। तो जो प्रॉपर्टी हम लोग सी डायरेक्शन में मिलेगा, क्या वही सेम प्रॉपर्टी हम लोग ए बी डायरेक्शन में मिलेगा क्या, जो प्रॉपर्टी सी डी डायरेक्शन में मिलेगा क्या सेम प्रॉपर्टी हम लोग को ए बी डायरेक्शन में मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता है सेम, है ना, सेम नहीं मिलेगा, नॉट सेम, है ना, सेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सेम, क्योंकि सी डी डायरेक्शन में देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ए बी डायरेक्शन में देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। इसी कारण क्या होगा कि जो भी मतलब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, मान लीजिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ये सारा प्रॉपर्टी क्या होगा इसमें चेंज होगा। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, अलग अलग मिलेगा, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो क्या होता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रोपिक इन नेचर कहने का मतलब हम लोग उसके कोई भी डायरेक्शन में चले जाए, ठीक है, चाहे ए टू बी जाइए या सी टू डी जाइए, दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, किसमें, एमोर्फस सॉलिड में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो होता है कि जो कोई भी मतलब कि फिक्स शेप तो होता नहीं है, इसमें जो पार्टिकल्स होता है रेंडमली अरेंज्ड होता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि एवरी डायरेक्शन में, ठीक है, सभी डायरेक्शन में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, लगभग सेम ही होता है एमोर्फस सॉलिड में। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है।
ठीक है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाएगा, है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाएगा। ये सारा क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड में हर डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि ये एनिसोट्रोपिक इन नेचर होता है। ठीक है, एनिसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें कोई भी डायरेक्शन में जाए हम लोग, जैसे मान लीजिए ए टू बी डायरेक्शन में गए, दूसरा है सी टू डी डायरेक्शन में गए, तो दोनों डायरेक्शन में क्या होगा कि प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम लोग को अलग अलग मिलेगा। ठीक है, सेम नहीं मिलने वाला है। अगर सेम मिलेगा तो क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। आइसो मतलब होता है सेम, एन आइसो मतलब क्या होगा, नॉट सेम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेम नहीं होता है, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, एनिसोट्रोपिक इन नेचर। अब देखिए ओवरऑल हम लोग क्या अभी जो जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, हम लोग क्या करते हैं उसको एक टेबल में जो दिया गया उसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना, समराइज कर लेते हैं। देखिए इस ये क्या है, प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और इस टेबल में एमॉर्फस सॉलिड है। तो सबसे पहले हम लोग शेप के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो फिक्स्ड होता है ना। एक रेगुलर क्या होगा, रेगुलर शेप होगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, रेगुलर शेप होगा या ज्योमेट्रिकल शेप होगा। ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, कोई भी शेप इरेगुलर होता है, मतलब कि रेगुलर होगा ही नहीं, कोई भी एक पार्टिकुलर शेप बार बार रिपीट नहीं करेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता था, शार्प होता था, है ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता था, फिक्स्ड होता था। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली सॉफ्ट होगा। उसके बाद हम लोग फर्दर और भी टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या, एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। थर्ड है क्लीवेज प्रॉपर्टी। जब हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे, कट करने के बाद जो दो इंड हम लोग को मिलेगा, है ना, सॉलिड का जो इंड मिलेगा वो इंड का सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा, है ना, स्मूथ सरफेस मिलेगा, रफ नहीं रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को जब कट करते हैं, कट करने के बाद दोनों जो इंड होगा, है ना, कट करने के बाद जो जो इंड डेवलप होगा वो कैसा होगा, रफ स्ट्रक्चर होगा उसका, है ना, रफ होगा, मतलब कि स्मूथ नहीं होगा। दूसरा है, फोर्थ है हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डेफिनिट होता है ना, डेफिनिट होगा। और एमॉर्फस सॉलिड का क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन इनडेफिनिट होता है। उसके बाद हम लोग एनिसोट्रोपी हम लोग पढ़े थे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनिसोट्रोपिक इन नेचर होगा और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, ट्रू सॉलिड होगा, और एमॉर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड होगा या सुपर कूल्ड सॉलिड होगा, सुपर कूल्ड लिक्विड होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसा ऑर्डर होता था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एमॉर्फस सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर हुआ करता था। तो ये हो गया मेन बेसिकली डिफरेंस बिटवीन
क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड दो टाइप का हम लोग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये इसका बेसिकली डिफरेंस हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दिया है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, है ना। बहुत सारा ऐसा भी सब्सटेंस है जो हम लोग डेली यूज करते हैं डेली लाइफ में। ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारा किस में आ जाएगा, एमोर्फस सॉलिड में। जो भी आयरन रॉड यूज होता है ना, NaCl, KCl, ये सारा क्या आ जाएगा, कौन से सॉलिड में आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, ये सारा किस में आ जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इतना भी प्लास्टिक, रबर, ग्लासेज का जो भी सब्सटेंस है सारा किस में आ जाएगा, एमोर्फस सॉलिड में। ये समझ में आया डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होगा हम लोग को वो पढ़ना है। मेनली 4 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, 4 टाइप का होगा। फर्स्ट का नाम क्या हो जाता है, मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट का नाम क्या हो जाएगा, मोलिकुलर सॉलिड। सेकेंड का नाम क्या हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड। थर्ड का नाम कोवैलेंट सॉलिड्स, और थर्ड का नाम हो जाए फोर्थ का नाम हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, कितने टाइप का सॉलिड हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, 4 टाइप का, है ना। फर्स्ट का नाम क्या था, मोलिकुलर सॉलिड। सेकेंड का नाम आयोनिक सॉलिड। थर्ड का नाम हो जाएगा आपको मेटालिक सॉलिड, है ना। फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, ये 4 टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वही हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले मोलिकुलर सॉलिड, है ना। मोलिकुलर सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे, इस मोलिकुलर सॉलिड में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने वाला है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है। हाँ, मोलिकुलर सॉलिड में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो मोलिकुल्स होगा, है ना, मोलिकुल्स होने वाला है। तो मोलिकुलर सॉलिड को भी फर्दर क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, नॉन पोलर मोलिकुलर मोलिकुलर सॉलिड। सेकेंड क्या हो जाएगा, पोलर
मोलिकुलर सॉलिड। थर्ड हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, तो मोलिकुलर सॉलिड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, फिर पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मीन्स क्या होता है भाई? पोलर मीन्स जानते हैं क्या हो रहा है? पोलर मीन्स पोलर मीन्स होता है सिंपली क्या होगा, पोल होता है। कितना टाइप का पोल होता है? 2 टाइप का पोल होता है। एक पॉजिटिव पोल हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव पोल हो जाएगा, है ना। एक पॉजिटिव पोल हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव पोल हो जाएगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव पोल होगा, दूसरा नेगेटिव पोल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें क्या होगा कि ये ना पॉजिटिव पोल फॉर्म हो रहा होगा, ना ही नेगेटिव पोल फॉर्म हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसमें कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होने वाला है, देखिए, अगर एटम्स होगा तो क्या, कौन से ग्रुप का एटम्स हो सकता है? इसमें कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होना चाहिए। 18 ग्रुप का। 18 ग्रुप में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए, आर्गन है, हीलियम है ना, ये सभी कौन से ग्रुप में आएगा, 18 ग्रुप में। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि अगर मॉलिक्यूल्स आ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो जाएगा, H2, Cl2, है ना, I2, ये सभी में क्या होगा कि पोलैरिटी नहीं होता है, कोई भी पोल डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं पोल कोई भी क्यों इसमें पोल डेवलप नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये भी H है, ये भी H है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या होगा, इसमें कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं आएगा और दूसरे पे माइनस चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। ठीक है, पोलरिटी पर पोलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना पड़ेगा। तो इसमें जो नॉन पोलर को मोलिकुलर सॉलिड में क्या होगा, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, 18 ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, और अगर मोलिकुल्स होगा तो वो भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर कोवैलेंट होना चाहिए। ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट मोलिकुल्स होना चाहिए। ठीक है, कोवैलेंट मोलिक्यूल किसको बोलते हैं? पता है कोवैलेंट मोलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा होगा, दोनों नॉन मेटल होना चाहिए, तब जाके जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और वो मॉलिक्यूल जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होगा, 18 ग्रुप का एटम्स हो सकता है, या H2 Cl2 I2, मतलब ऐसा मोलिकुल्स होना चाहिए जो नॉन पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर होगा। ठीक है, और इसमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, है ना, वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। और ये वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्सन फोर्स, या जिसी को हम लोग लंडन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, लंडन फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है हम लोग का। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर में क्या क्या होगा, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर कोवैलेंट मोलिकुल्स होगा, या 18 ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है। और इसमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो लंदन फोर्स होगा, या वीक डिस्पर्सन फोर्स होगा। इसके बाद ये देखिए इसका ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, है ना, हार्ड नहीं होगा, ये सॉफ्ट होगा। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, जनरली ये किस में एग्जिस्ट करेगा, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ये जनरली या तो लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होता है ना। Cl2 किस में होता है, Cl2 भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। I2 ये भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मेनली क्या होगा कि जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है वो रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, सॉफ्ट होगा, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरा जो टाइप का होता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है, दूसरा जो होगा वह पोलर मोलिकुलर सॉलिड होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने वाला है वह क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, पोलर होगा। पोलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, लेस होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोलैरिटी डेवलप हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज पॉजिटिव पोल और क्लोरीन पे नेगेटिव पोल। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे HCl और SO2 दिया हुआ है, और भी हो सकता है बहुत सारा। इसमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होने वाला है वो कैसा होगा, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगा, जो कि क्या होता है, लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है रिलेटिवली। ये भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी सॉलिड कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर वाला से ज्यादा अधिक होगा, है ना, नॉन पोलर वाला से अधिक होगा। ये भी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, सॉलिड CO2, सॉलिड NH3, है ना, ये सभी क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा।
इसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट के बीच में बनता है? एक एलिमेंट तो क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए? FON। ये तीनों एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है? ये तीनों में से कोई हो सकता है। F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, एक क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए एक तरफ, दूसरी तरफ इस तीनों में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ऐसा सॉलिड जिसमें क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, ऐसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे H2O, वाटर है ना, आइस जो होता है। तो आइस में क्या होता है कि मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, उसी कारण से क्या होता है? वह सॉलिड में बना हुआ होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा वह फिर से वापस लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, अब आइस जो होगा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन वाटर क्या होता है? वाटर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। लेकिन आइस क्या होगा? वाटर का कंडक्टर नहीं होगा। वाटर कंडक्टर होता है या नहीं होता है? बताइए। प्योर वाटर नहीं होता है, लेकिन जो टैप वाटर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। बट आइस जो है वो क्या होगा? नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वाटर जब कर सकता है तो आइस क्यों नहीं करेगा? क्या रीजन है? रीजन पता है? सर क्योंकि आइस सॉलिड फॉर्म में रहता है और सॉलिड फॉर्म कंडक्टिंग नहीं करता। हाँ, आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में क्या होगा? वो मूव नहीं कर सकता है, उसका मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए जो भी सब्सटेंस अगर ये वाटर जो है अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। अब देखिए रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? जनरली वो वोलाटाइल हो जाएगा। वोलाटाइल लिक्विड मतलब जैसे ही उसको हम लोग क्या करेंगे? ओपन छोड़ेंगे, वो क्या हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या सॉफ्ट सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर। ये थ्री टाइप का क्या हो गया था? हम लोग का मोलिकुलर सॉलिड हो गया था। फर्स्ट क्या हो गया था? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, सेकेंड पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में क्या होगा कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कोई आयन हो सकता है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? आयंस होगा। ठीक है, आयंस होगा। आयंस मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई एक ऐसा आइटम होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा आइटम होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? कैटायन और एनायन होगा। आयोनिक सॉलिड में क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? कैटायन और एनायन। दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये सॉलिड क्या होगा? हार्ड होगा, है ना, एंड ब्रिटल भी होगा। हार्ड मतलब क्या? टच करेंगे तो हम लोग को लगेगा कि हार्ड है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग वह आसानी से टूट भी जाएगा। तोड़ेंगे तो क्या होगा? आसानी से टूट भी जाएगा। तो इसी नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो सॉलिड क्या होगा? हार्ड भी होगा, टच करेंगे तो हार्ड लगेगा, जब हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो इजीली टूट भी जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। आयोनिक सॉलिड क्या होगा? हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा।
इवन आयोनिक सॉलिड में भी आयंस तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आयंस क्या है, फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता है। जब तक आयंस मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जब ये क्या होगा कि मोल्टेन स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा ये सॉलिड, इलेक्ट्रिसिटी को क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर देगा, मतलब वो कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, सारा का एग्जाम्पल भी आएगा, एक टेबल आता है बाद में, उसमें देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद मेटालिक सॉलिड है। तो मेटालिक सॉलिड में क्या होने वाला है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, मेटल्स होगा, है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स होगा। और मेटल्स में हम लोग जानते हैं कि मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमने के लिए फ्री होता है ना, कहीं भी मूव कर सकता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मेटालिक सॉलिड होगा वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, हार्ड होगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लार्ज होगा, है ना। और इसका मेटल का प्रॉपर्टी सब जान ही रहे हैं। तो मेटल्स क्या होता है, जनरली लस्ट्रस होता है ना, मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, मेलिएबल इन नेचर। ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग को इस सॉलिड में दिखेगा, है ना, ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग को दिखेगा। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। उसके बाद है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें क्या होगा कि कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है कि ऐसा, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, मेनली नॉन मेटल्स होगा, है ना, मेनली क्या होने वाला है, नॉन मेटल्स। तो कोवैलेंट सॉलिड में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल होगा, क्योंकि नॉन मेटल के बीच में ही कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा नॉन मेटल्स के बीच में ही। ठीक है, ये क्या होगा कि मतलब कि शेयरिंग से बनता है, और ये शेयरिंग कर करके क्या होता है, एक बहुत बड़ा मोलिकुल्स बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेंट मोलिकुल्स। ठीक है, गेंट मोलिकुल्स बोलते हैं। ये सॉलिड कैसा होगा, ये भी बहुत हार्ड होगा एंड ब्रिटल होगा। टच करेंगे तो हम लोग को बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन इजीली ब्रेक हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, है ना, बहुत हाई होगा। इवन ये मेल्ट करने से पहले क्या हो जाता है, इसको अगर हम लोग मेल्ट भी करवाना चाहेंगे तो मेल्ट करने से पहले क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है डायमंड। डायमंड के बारे में जान रहे हैं सब, है ना, ये क्या एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है मेनली। ठीक है, सारा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, जो कि हम लोग का कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट क्या एक्सेप्शन है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना, हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है ये, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब क्यों करता है, इसका स्ट्रक्चर से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड का स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो आपको एक
ब्लू कलर का बॉल दिख रहा है, वो क्या है? कार्बन है। अब इसमें देखिए, ये एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चारों को चारों क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। हर एक जगह देखिए, यहाँ भी क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन मॉलिक्यूल्स 4 अदर कार्बन मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना रहा है। मतलब कि कार्बन का जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, चारों को चारों क्या हो जा रहा है? इंगेज हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं, जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है? देखिए, एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ रहा है, बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है। इसी कारण क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए, लेयर बाय लेयर है ना, ये लेयर बाय लेयर में अरेंज होता है। अब ये लेयर क्या हो सकता है? एक दूसरे, ये जो 2 लेयर है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी तो कर सकता है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना, ये इधर वापस आ गया। इसी कारण से क्या होता है? ग्रेफाइट क्या होगा? सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको इस टेबल में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, समराइज कर लेते हैं। तो मोलिकुलर सॉलिड में हम लोग कितना पढ़े थे? 3 टाइप का। नॉन पोलर, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने वाला है? मोलिकुलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होगा। नॉन पोलर में क्या होता था? लंदन फोर्स होता था। इसका एग्जांपल क्या हो गया? आर्गन, CCl4, है ना। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था? सॉफ्ट था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम था। पोलर वाला में क्या होता था? मॉलिक्यूल्स तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका भी रहेगा। फोर्स किससे किसके बीच में लगता था? डायपोल डायपोल के बीच में। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? HCl, SO2। ये कैसा होता था? सॉफ्ट होता था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, ये लास्ट है ना। ये टेबल हम बता देते हैं, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, ये आयोनिक सॉलिड है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या हो जाएगा? फोर्स क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। इसका एग्जांपल आइस है। फिजिकल नेचर कैसा रहेगा? हार्ड रहेगा। ये भी करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। आयोनिक सॉलिड में क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होगा। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। एग्जांपल NaCl, MgO। फिजिकल नेचर कैसा होगा? हार्ड एंड ब्रिटल। ये सॉलिड स्टेट में गए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करेगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो रहा है। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स होगा। बॉन्डिंग कैसा होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग होगा। एग्जांपल FeCuAg, है ना, Mg। ये हार्ड भी होगा, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इवन सॉलिड रहे या लिक्विड स्टेट रहे, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है कोवैलेंट। कोवैलेंट में क्या होगा? इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो सकता है, जो एटम्स क्या होगा? नॉन मेटल होगा। ठीक है, बॉन्डिंग कैसा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एग्जांपल SiO2, SiC, ये सभी हो जाएगा।
ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। ग्रेफाइट होगा तो सॉफ्ट होगा और बाकी सारा हार्ड होता है। जो भी हार्ड होगा वो इंसुलेटर होगा और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और ये कंडक्टर होता है। एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, वेरी है। ठीक है, आज हम लोग मेनली सॉलिड के बारे में पढ़े हैं। इसमें जो भी मेन मेन एग्जांपल है उसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार अच्छा से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल क्लास होगा कि नहीं होगा हम कल बता देंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, लीव करते हैं।